नमस्कार दोस्तों, हम मौजूद हैं आज जनपद बाराबंकी के एक ऐसे समाज सेवी के पास जिनका नाम है पंकज गुप्ता पंकी। बहुजन समाज पार्टी से नाता रखने वाले ये व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना काल के समय में लोगों की पर्याप्त सहायता की। इस दौरान इनकी सहायता की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इन्होंने एक भी फोटो अथवा वीडियो नहीं बनाया। ऐसे संबंध में आइए बात करते हैं पंकज गुप्ता पंकी जी से। पंकज गुप्ता जी, द इंडियन ओपिनियन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप बहुजन समाज पार्टी से संबंध रखते हैं। वर्तमान समय में भाजपा की सरकार है, इसके बावजूद जब आपने देखा कि कोरोना के समय में लोग निकल रहे हैं, जैसा कि बात कहा जाता है कि राजनीतिक पार्टियों में प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, इसके बावजूद आपने अपनी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को भूलकर लोगों की मदद की। क्या कारण रहे ऐसे जो आप समाज सेवा में कितने लीन हो गए? देखिए, ऐसा ना समाज सेवा तो हम बहुत दिन से कर रहे हैं और पार्टी तो मैंने अभी चुनाव लड़े थे 2017 में, चेयरमैनी का मेरी बात लड़ी थी, तो पार्टी पहली बार मैंने ज्वाइन किया है। उससे पहले समाज सेवा ही करते थे और समाज सेवा मैं आज भी कर रहा हूँ। कोरोना देखिए एक ऐसी महामारी है जिसमें सबको साथ रहना पड़ेगा और मैं क्या, मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं इन सबकी प्रेरणा से मैंने मदद की लोगों की, और जो पर्सनल मेरे पास फ़ोन आते थे खासतौर से मैं उनसे पर्सनली मिलता था और मेरे दोस्त उनसे मिलते थे और जो भी मदद हो सकती थी मैंने उनके साथ मदद की। राजनीतिक सफर कैसा रहा आपका? आप शुरुआत से ही बसपा में जुड़े रहे या अन्य पार्टियों से भी आपको बुलावा भेजा गया? नहीं, देखिए, हम राजनीति में कभी नहीं रहे। पहली बार मैं बीएसपी में ज्वाइन किया हूँ और उम्मीद करता हूँ मैं आजीवन बीएसपी में ही रहूँगा। ये मेरी एक अपनी उम्मीद है और मुझे अपनी वो है। वर्तमान समय में भाजपा सरकार, भाजपा सरकार के समय में एक बहुत बड़ा मुद्दा लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस पर आपके क्या विचार हैं? सरकार किस हद तक सफल है, किस हद तक असफल है, इसके बारे में कुछ संक्षेप में बताएं। देखिए, मुझसे अच्छा शायद आप लोग बेहतर समझते होंगे सरकार ने जो कहा है कितना किया है, और बेरोजगारी तो जो थोड़ी बहुत थी वो भी चली गई है। उसमें हमारे कुछ परिचित है वही बेरोजगार हो गए हैं। बेरोजगार मतलब ये नहीं कि जो इनकी नौकरी है वही वो है, जिनका अपना बिजनेस है वो भी सबसे ज़्यादा बेरोजगार हुए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मध्यम परिवार बेरोजगार हुआ है। मध्यम वर्गीय परिवार की समस्याओं के निदान के लिए, जैसा कि एक वर्तमान समय में सबसे बड़ी बात चल रही, स्कूल की फीस, आप कहां तक सहमत हैं कि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से स्कूलों से फीस प्राप्त किया जाना उचित है? देखिए, ऑनलाइन तो और महंगा हो गया है, इससे अच्छा फीस ही ले लेते, फीस ले भी रहे हैं। ऑनलाइन में तो आपको लैपटॉप की व्यवस्था करनी है, मोबाइल व्यवस्था करनी है, नेट की व्यवस्था करनी है, तो ऑनलाइन और महंगा ही हो गया है। और फीस के लिए तो जो पर्सनली यदि समाज सेवा यदि कहते हैं तो समाज सेवा थोड़ा स्कूल वाले भी कर दें तो बेहतर होगा। नहीं 3 महीने की 2 महीने कर दें, 1 महीने की, कुछ ना कुछ उनको माफ़ करना चाहिए। सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि स्कूल की फीस के लिए अभिभावक पर दबाव नहीं डालेंगे, कोई भी स्कूल प्रबंधक अभिभावकों पर कोई दबाव नहीं डालेगा। इसके बावजूद कई अभिभावकों की लगातार ये शिकायत आ रही है कि उनके मोबाइल पर स्कूल प्रबंधन द्वारा मैसेज भेजे जा रहे हैं। ऐसा करना कहां तक उचित है? एक परिवार, एक मध्यम वर्गीय परिवार जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत दबाव है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने बताया कि मध्यम वर्गीय परिवार वर्तमान समय में बहुत परेशान, कहां तक जायज है ये, इसके बारे में बताएं। देखिए, गवर्नमेंट कहती है ना कि मतलब उनको दबाव नहीं पड़ना चाहिए, तो गवर्नमेंट इससे अच्छा स्कूल पर दबाव डाल दे, या फीस नहीं लेंगे, जिसने लिया उसका लाइसेंस कर दीजिए, सबसे अच्छा है। क्यों कहे बार बार लोगों से फीस मत लीजिए, लाइसेंस कर 2-4 स्कूल कैंसिल कर दे, सब स्कूल सही हो जाएंगे। जनपद के विकास के बारे में, यदि आप आने वाले समय में भविष्य में कोई उच्च पद पर आसीन होते हैं तो जनपद के विकास के लिए आपकी क्या रूपरेखाएं हैं? आपने इसका कुछ रूपरेखा, विशेष रूपरेखा तैयार की होगी। आपके हिसाब से जनपद बाराबंकी जो लखनऊ के सबसे निकटतम जनपदों में से एक है, इसका विकास किस स्तर तक होना चाहिए और किस स्तर तक इसका विकास अभी नहीं हो पाया है? देखिए, बाराबंकी का विकास तो मुझसे अच्छा, यदि यहाँ मेरे घर से आप घंटाघर तक जाएं या दर्पण तक जाएं, शहर की और भी गली गली में चले जाएं, खुद ही विकास देख लेंगे कितना विकास बाराबंकी में हुआ है। और ये मेरे स्तर की बात, देखिए मैं तो पावर में हूँ नहीं, देखिए जितना हम कर सकते हैं उतना हम करते हैं। जैसे कई जगह मैंने हैंडपाइप लगवाए, कई जगह वाटर कूलर लगवाए, कई जगह मैंने मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया है। इस तरह छोटे मोटे काम करते रहते हैं जो मेरी अपनी क्षमता है। समाज सेवा में आप काफी समय से जुड़े हुए हैं। कोरोना के समय में भी आपने बहुत अधिक सहायता की। आपकी सहायता की सबसे बड़ी खास बात यह रही कि जैसे लोग मदद करने के साथ साथ फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर डालते थे और मीडिया में अपनी खबरें भेजते थे। आप लगातार सक्रिय रहे, उसके बावजूद आपने कोई फोटो नहीं खींची, कोई ऐसा नहीं किया।
इस कृत्य के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं आम जनता को? देखिए, जो उच्च परिवार है वो तो आपसे मांगेगी नहीं, जो निम्न परिवार है बिल्कुल निम्न है वो आपसे मांग लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जो मध्यम परिवार है उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, उसमें भी शर्म हया है। तो एक सही घटना मेरे साथ घटी थी, किसी का फ़ोन आया था मेरे पास, उसने कहा कि भैया फोटो खींचनी हो तो मेरे पास मत कीजिए, मेरी मदद मत कीजिए। तो उसी दिन मुझे एक अच्छा मतलब संदेश मिला, प्रेरणा मिली कि किसी की मदद करो तो फोटो ना ही खींची जाए। तो ये मैंने मतलब अपने फेसबुक पर भी कहा है लोगों से कि फोटो ना खींची जाए, मदद वही अच्छी होती है जिसका गवाह केवल खुदा होना चाहिए। समाज सेवा की भावना आपके अंदर कब आई? क्या ऐसे कारण रहे जिसके कारण, देखिए समाज सेवा करना आसान वहां तक नहीं होता है, सिर्फ रुपए खर्च कर देना समाज सेवा नहीं होता है। आपको देखा यह गया कि आप लोगों के पास जा जाकर उनकी मदद करते थे। समाज सेवा की ऐसी भावना आप में कहां से आई? आप विद्यार्थी जीवन से क्या थे, आपने विद्यार्थी जीवन से भावना ये सीखी, या क्या ऐसे कारण रहे जिसके कारण आपके अंदर सेवा भावना जागृत हुई? देखिए, इसका कोई कारण तो खास नहीं कह सकते हैं। एक कोशिश करिए कि किसी की मदद करने की, उसको अच्छा लगता है, इतना मुझे पता है। बस मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपने अपने आत्मसंतोष के लिए मदद करना प्रारंभ किया। कहां तक सफल हुए अभी तक आप इस मदद के चरण में? किस स्तर तक आप अपने मदद के कारवां को आगे बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, जब तक हमारे साथ परिवार है, मेरे मित्र यार हैं और ऊपर वाला साथ में है, कोशिश करेंगे मदद करते रहने की। अभी तो हमने एक लोगों की शादी कराने का भी शुरू किया है। लास्ट ईयर मैंने 8वीं शादी कराई थी, उससे पहले मैंने 4वीं शादी कराई थी। तो एक मेरा ये भी लक्ष्य है कि मतलब गरीब कन्याओं की शादी कराना भी मेरा एक लक्ष्य है। कहां तक आपका विचार है कि वर्तमान समय में, जैसे कि आप सोशल मीडिया या अन्य जगहों पर देख रहे हैं कि लोग जातिवादिता के आधार पर पोस्ट करते हैं, समाज वर्तमान समय में जातिगत आधार पर बढ़ता जा रहा है। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं कि इससे समाज को एक बहुत बड़ा नुकसान है। यहाँ पे मौजूद और हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं वो सब जानते हैं कि जाति के आधार पर बंटना बहुत ही गलत है। ऐसे पर राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो जातिगत राजनीति की जा रही है, इसके संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, जात तो अब बढ़ गई है। जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था हम सब इंसानी थे। देश आज़ाद होने के बाद हम सब जात में बढ़ गए हैं। तो हमको एक निवेदन मेरा है कि जात न बढ़ के सब लोग इंसान बने, इंसान ही बने रहे तो बेहतर रहेगा। सही बात, इंसानियत की। तो जैसे अभी हाल ही में एक बिकरू गांव के प्रकरण को आपने देखा होगा। विकास दुबे नामक एक शख्स था जिसने 8 पुलिस वालों को बर्बरतापूर्वक मार दिया। उसके बाद पुलिस के द्वारा उसका एनकाउंटर किया गया। इस एनकाउंटर को आप किस हद तक सही मानते हैं? देखिए, जो गोली मारेगा वो गोली खाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब यदि विकास दुबे को पकड़ लिया गया था, पूरा मीडिया में सामने आया, पकड़ लिया गया था, तो उसको कोर्ट में या न्याय के सामने आना चाहिए था। फिर पता चलता है कि कौन उसमें शामिल है, कौन उसमें नहीं शामिल है। बहुत घटना है छुप गई है किसी के मरने से। वर्तमान परिदृश्य में देखा गया कि विकास दुबे ब्राह्मण के कई ऐसे घटक और कई ऐसे संगठन थे जिन्होंने विकास दुबे का समर्थन करना शुरू कर दिया। क्या जात के आधार पर किसी एक अपराधी का समर्थन किया जाना उचित है? नहीं, बात इसकी नहीं है। बात जात पर नहीं किया जा रहा है। बात एक अपराधी है तो अपराधी ही रहेगा, वो अलग चीज है। लेकिन जो ब्राह्मण है उनका कहना था यदि पकड़ा गया था तो उसको सामने आना चाहिए था, मतलब न्याय के सामने से पेश नहीं किया जाना चाहिए था। यही बात ब्राह्मणों ने नहीं, यही बात लगभग मीडिया में और हर जगह पर यह चलाई गई कि यदि अपराधी पकड़ा गया तो उसे न्यायालय से सजा मिलनी चाहिए। कुछ वर्ष पूर्व उसी व्यक्ति के द्वारा भाजपा के एक नेता को सरेआम कोतवाली थाने में गोली मारी गई। उसके बावजूद न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति को जमानत दे दी गई। क्या कहीं ऐसा है कि पुलिस विभाग का न्यायालय से भरोसा उठ रहा है? देखिए, यदि पुलिस चौकी में मारे गए हैं, इसमें गलती पुलिस वालों की है। उनको गवाही देनी चाहिए थी कि मेरे सामने मारे गए हैं। गवाही नहीं दी होगी तभी छूटे वो। आप कहना चाह रहे हैं कि इसमें कौन अपराधी ज्यादा हुआ, वो पुलिस वाले अथवा विकास दुबे? देखिए, हर अपराध के पीछे आपको गवाही देनी पड़ेगी। यदि कोई गवाही नहीं दे रहा है तो अपराधी छूट जाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने रखी। और इसके क्रम में हम आपसे एक बात और पूछना चाह रहे हैं कि जनपद बाराबंकी में आगामी आपकी क्या योजना है? आगामी आप विधानसभा की तैयारी करेंगे या पार्टी के निर्देश का इंतजार करेंगे, या आपकी क्या कार्यवाही होगी ऐसी, इसके बारे में? देखिए, अभी तो मैं पार्टी में हूँ, पार्टी में रहूंगा। जैसा पार्टी निर्देश देगी मैं वैसा काम करता रहूंगा। और अभी मैं फिलहाल पार्टी को मजबूत करने में ही लगा हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना कीमती समय द इंडियन ओपिनियन को दिया।
तो आपने देखा कि आज हमने बात की विभिन्न मुद्दों पर समाज सेवी पंकज गुप्ता पंकी जी से, जिन्होंने अपने विभिन्न मत हमें बताए। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।